अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम चालू करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ, जिसमें एग्जाम का सबसे बड़ा वेटेज दिया गया है। क्लियर? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं हम बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। बेटा इसका एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तुरंत आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, बट ये चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका ये समझ लीजिए 20 से 30 नंबर तक का काम, इनफैक्ट 40 मार्क्स का भी काम हो जाएगा। चलिए, बोर्ड कॉम्पोजिशन एंड इट्स पावर्स ऑफ द बोर्ड। क्लियर? समझते हैं हम क्या है। तो बेटा कंपनी का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये चलता है कि कंपनी में सेपरेट मैनेजमेंट प्रिवेल करता है। व्हाट इज सेपरेट मैनेजमेंट? कि कंपनी में पैसा कोई और लगाएगा और कंपनी को चलाएगा कोई और। तो जो कंपनी में पैसा लगाता है उसे क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टर या मेंबर्स ऑफ द कंपनी या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। वेयरएज ये शेयर होल्डर अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं डायरेक्टर्स की तरफ, और ये डायरेक्टर्स क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन कंडक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कि साहब हम डेली बेसिस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आप हमारे बिहाफ पे क्या करिए? मॉनिटर करिए कंपनी के अफेयर्स को। तो द वन हु प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस, उसे क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और जब ये कलेक्टिव बॉडी की तरह काम करते हैं उसे बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बोर्ड। क्लियर बेटा? तो बोर्ड का बेसिकली 3 मेजर रोल रहता है। सबसे पहला होता है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सेकंड वन इट कंट्रोल्स द मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड एडवाइस। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है आपको जो देखना पड़ेंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 149, सेक्शन 165 and section 177 to 188 deals with board composition and its power। साथ ही आपको रूल्स कौन से देखना पड़ेंगे? कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014। नेक्स्ट इज आपको अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 देखना पड़ेगा, और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में आपको SS1 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 देखना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं बोर्ड कॉम्पोजिशन से। सबसे पहले उन्होंने बोला है टॉपिक ओनली इंडिविजुअल्स एज अ डायरेक्टर। बेटा इंडिविजुअल समझ पा रहे हो कि शेयर होल्डर जो है वो कंपनी भी बन सकती है, नेचुरल पर्सन भी बन सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है, बट डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही बन सकते हैं। ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम डायरेक्टर। क्लियर है? तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या कहता है बेटा? कि ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ डायरेक्टर। As per clause section 2 clause 34, director means a director appointed by the board of the company. Clear है? An individual who is appointed to the board of a company is a director. अब सिंपल सा बोल रहा है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 की following class of company shall have minimum 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company and 1 director in case of 1 person company। क्या कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर मिनिमम अपॉइंट करना जरूरी है, और ओपीसी के केस में कम से कम 1 डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है। किसी भी कंपनी में एट अ टाइम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम, और अगर आपको 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा अपॉइंट करना है तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? अब 1 पर्सन कंपनी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं क्या? तो बेटा 1 पर्सन कंपनी की डेफिनेशन ये कहती है जिसमें एक ही मेंबर हो। ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। क्लियर बेटा? मैक्सिमम 15 से ज्यादा रखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर? 3 डायरेक्टर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी,
2 directors in case of private company and 1 director in case of 1 person company. अगर कंपनी लिस्टेड है तो रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी LODR के हिसाब से टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को 1 अप्रैल 2019 में कम से कम क्या करना पड़ेगा, 7 डायरेक्टर रखना पड़ेंगे, वेयर टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को 1 अप्रैल 2020 से कम 6 डायरेक्टर तो अपॉइंट करना ही पड़ेंगे. तो सर अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलेशन 17 1 अप्रैल 2020 से क्या कह रहा है कि आपको कम से कम अपने बोर्ड में 6 डायरेक्टर्स तो बैठाना ही पड़ेंगे. क्लियर, फटाफट रिवाइज करो. सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी. किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपको अपॉइंट करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. फिर लिस्टेड कंपनी में उन्होंने ये कहा कि रेगुलेशन 17 के हिसाब से 1 अप्रैल 2020 से टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी को क्या करने का जरूरत है बेटा, कम से कम 6 डायरेक्टर बोर्ड कॉम्पोजिशन में बिठाने की जरूरत है. ठीक, फिर उन्होंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी. प्रोड्यूसर कंपनी में कम से कम 5 डायरेक्टर्स और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स एट अ टाइम अपॉइंट किए जा सकते हैं. क्लियर बेटा, आई होप सो समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर. अभी बताया मैंने आपको कि कंपनीज एक्ट 2013 ये परमिट करता है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना चाहिए बोर्ड में, और कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा अपॉइंट कर सकती है, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. क्लियर, गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8 कंपनी 15 डायरेक्टर से ज्यादा चाहे तो रख सकती है, अपॉइंट कर सकती है, और उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने का जरूरत नहीं है. क्लियर, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉलिंग बिलो मिनिमम. क्लियर, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम आर्टिकल्स, फिर उन्होंने बोला कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. आपको जो भी हायर लिमिट ऑफ कोरम है या फिर आपने जो भी आर्टिकल्स में एंट्रेंस्ड प्रोविजन डाल के रखे हुए हैं, आपको वो मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा. क्लियर बेटा, देखा हमने सेक्शन 149 सबसेक्शन 1. अब हम देखते हैं बोर्ड कॉम्पोजिशन इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी. रेगुलेशन 70 क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर. आया समझ में बेटा, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, जिसमें से एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, और 50% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. क्लियर है बेटा, तो समझिए ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया, 50-50. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल हैव ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव, 50 एग्जीक्यूटिव 50 नॉन एग्जीक्यूटिव विद एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर्स. क्लियर है. फिर उन्होंने बोला कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी जो है उसे 1 अप्रैल 2020 से एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी है. डन. इसके बाद उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन पर पूरी की पूरी पिक्चर डाल दी. उन्होंने समझाया कि अगर चेयरपर्सन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसने चेयर लेके रखी, जो सारी मीटिंग को हेल्ड करके रख रहा है, जो मेन पर्सन है, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. वेयरएज अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो हाफ ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. आई होप बेटा आपको समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं. 3 पॉइंट के ऊपर फोकस किया. ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन विद एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी, 1 अप्रैल 2020 से क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगी. थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव है, रेगुलर बेसिस पर कंपनी में आ रहा जा रहा है, तो फिर हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. वेयरएज अगर चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. आया समझ में बेटा.
डन। इसके बाद उन्होंने बोला कोई भी पर्सन ना अपॉइंट होगा ना डायरेक्टरशिप कंटिन्यू कर सकता है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसकी एज 75 ईयर्स से ज्यादा हो गई है। क्लियर। अगर उसे अपॉइंट करना चाहते हो तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाना पड़ेगा। क्लियर। 75 ईयर्स से ज्यादा का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। चलो फटाफट समझने की कोशिश करो। रेगुलेशन 17 समझ में आ गया, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 समझ में आ गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज सेक्शन 165, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ठीक बेटा, एक पर्सन कितने, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है वो बात करता है सेक्शन 165। वेयर एज एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होना चाहिए उसके लिए हमने क्या पढ़ा है, सेक्शन 149। दोनों में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइए। सेक्शन 149 बोलता है कंपनी में ओवरऑल कितने डायरेक्टर होना चाहिए, और सेक्शन 165 ये कहता है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनीज में एट द सेम टाइम क्या कर सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। बेटा ये अलग से क्यों लिखा है, तो पहले इसमें प्रोविजन हुआ करता था कि डोरमेंट कंपनी और ऑल्टरनेट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बाद में इसको इंक्लूड किया तो उन्होंने अलग से मेंशन कर दिया इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम एट अ टाइम 20 कंपनीज में क्या बन सकता है, डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनीज की मैक्सिमम लिमिट शो की गई है। अब उन्होंने फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि अगर कंपनी में कोई पब्लिक कंपनी है होल्डिंग जिसकी सब्सिडरी प्राइवेट है तो वो डीम टू बी पब्लिक माना जाएगा बेटा, और क्या किया जाएगा, उसे पब्लिक कंपनी के डायरेक्टरशिप में काउंट किया जाएगा, ना कि प्राइवेट कंपनी के। फिर से समझो, होल्डिंग कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है, मान लो होल्डिंग पब्लिक है और ये प्राइवेट है। उन्होंने बोला बाबा ये डीम टू बी पब्लिक है तो इधर का डायरेक्टर अगर इधर भी है तो उसे पब्लिक माना जाएगा। क्लियर समझ में। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को इंक्लूड करने का है, डोरमेंट कंपनी को इंक्लूड नहीं करने का है। द डायरेक्टरशिप इन अ डोरमेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। क्लियर है। अब कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर में एक्ट एज अ डायरेक्टर ये शो कर सकता है। क्लियर कि भाई हमारी कंपनी का डायरेक्टर एट अ टाइम मैक्सिमम 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है, तो आप उसको 5 कंपनी में ही डायरेक्टर रह सकता है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये लिमिट इंसर्ट कर सकते हो। डन। आ गया। अब बेटा एक पर्टिकुलर पर्सन, ध्यान से समझना, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप अबव द लिमिट या प्रिस्क्राइब लिमिट के बाहर जाकर डायरेक्टर क्या कर रहा है, कोई ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, तो भाई सबसे पहले वो क्या करेगा, 1 साल के अंदर अंदर चूज कर लेगा कि भाई वो किस में कंटिन्यू करना चाहता है, किसको होल्ड करना चाहता है। रिमेनिंग कंपनी से क्या कर देगा, रिजाइन कर देगा, और उसका ये इंटीमेशन क्या कर देगा, वो रजिस्ट्रार जो भी जुरिस्डिक्शन में है उसे इंटीमेट कर देगा। क्लियर। अब पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू एडर द लिमिट्स, कंपनी का लिमिट कंपनी का जिम्मेदारी नहीं है, हर एक इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी है, वो खुद से चेक करे कि मैं कितनी कंपनी में डायरेक्टर हूं। अगर वो लिमिट से बाहर जा रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके ऊपर 2000 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। आया बेटा समझ में। डन। मतलब अब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, इंडिविजुअल के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है कि इंडिविजुअल का जिम्मेदारी रहेगा कि भाई वो अपनी लिमिट के अंदर, अपनी मर्यादा के अंदर ही क्या करे, एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो। Done. Next is additional requirement for listed company, that is regulation 17A। सबसे पहले हमने क्या देखा, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 जो बोलता है 3 to 1 मैक्सिमम 15 से ज्यादा जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। देन वी मूव्ड फॉर रेगुलेशन 17
ठीक है, टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी में विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव हुआ तो हाफ ऑफ देम शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन अगर नॉन इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट हुआ तो 1/3 शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर है बेटा, ये सब हमने देख लिया। अब 17A क्या कहता है कि अ पर्सन शेल नॉट बी अ डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, और वही लिमिट को कम करके 1 अप्रैल 2020 को क्या कितना कर दिया है बेटा, 7 लिस्टेड एंटिटी। अ पर्सन शेल नॉट सर्व एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी। क्लियर है बेटा, a person shall not be director in more than 7 listed entity from 1st April 2020. Next is any person who is willing to serve as who is serving as an whole time director, managing director, अगर वो किसी भी कंपनी में लिस्टेड एंटिटी में एज एन होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। रेगुलेशन 17A नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में डील करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में 1 अप्रैल 2020 के बाद से अपॉइंट हो सकता है, और अगर वो पर्सन होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी भी लिस्टेड एंटिटी में तो वो मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में ही क्या बन सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है, डन बेटा। अब उन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कॉम्पोजिशन हो गया बेटा अपना, नाउ इट इज बोर्ड कमिटी। बोर्ड कमिटी क्या कहता है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट किसी भी टाइम पर अगर ये ओवरबर्डन्ड विद वर्क हो रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बोर्ड चाहे तो क्या कर सकती है, स्मॉल वर्किंग ग्रुप बना सकती है जिसको एक्सपर्टीज के बेसिस पर रेलेवेंट क्या किया जा सकता है, काम डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो द पर्सन the board having the relevant expertise shall be provided with the concerned work, उसे बोला जाएगा बोर्ड कमिटीज। क्लियर है। अब बोर्ड कमिटी के 3 फंक्शन रहेंगे बेटा, गवर्नेंस का, कोऑर्डिनेशन का और रिसर्च एंड रिकमेंडेशन का। डन। पावर्स ऑफ बोर्ड के बाद देखेंगे मैंडेटरी बोर्ड कमिटी। सबसे पहली है ऑडिट कमिटी। चालू करते हैं, यहां से ब्रह्मास्त्र चालू होता है पूरा की पूरा चैप्टर का। ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी क्या कहता है कि सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विथ रूल 6 ये कहता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को बेटा, हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, हर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग 50 करोड़ है। बोले तो 10, 100, 50। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, every public company having turnover of 100 crore or more, and every public company having outstanding loans, debenture and deposits exceeding 50 crore। इनको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली ऑडिट कमिटी बनाना पड़ेगा। अब सर ऑडिट कमिटी का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, तो उन्होंने बोला सेक्शन 177 का अलग है, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलेशन 18। ठीक बेटा, चलिए मिनिमम 3 डायरेक्टर एज मेंबर होना चाहिए। ठीक है, सारे की मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद उन्होंने बोला ऑडिट कमिटी में मेजॉरिटी जो पर्सन है इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, उसके पास एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। इसे एजीएम में प्रेजेंट रहना जरूरी है, सेक्रेटरी अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ अदर इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी जरूरी नहीं है पढ़ना, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी मेंशन्ड नहीं है कंपनीज एक्ट में, कोरम भी इसमें मेंशन्ड नहीं है।
एंड पावर ऑफ ऑडिट कमेटी की भाई प्रोफेशनल एडवाइस करेंगे ये कि किस तरीके से ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन करना है, कंपनी सिस्टमेटिकली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर बेटा। अब हम आते हैं रेगुलेशन 18 पर। रेगुलेशन 18 क्या कहता है? मिनिमम 3 डायरेक्टर एज मेंबर होना चाहिए, जिसमें से 2/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर कंपनी ने ऐसा इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं तो सारे की सारे ऑडिट कमेटी के मेंबर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चेयरपर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सारे के सारे मेंबर्स जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 मेंबर शैल हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, उसके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? इसको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करना जरूरी है ताकि शेयर होल्डर की क्वेरीज फुलफिल कर पाए। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वही कमिटी का कंपनी सेक्रेटरी मान लिया जाएगा। क्लियर है? इनको साल में 4 बार मिलना जरूरी है और 2 ऑडिट कमेटी मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Quorum is 1/3 or 2, whichever is higher, with at least 2 independent director. क्लियर है बेटा? अब ये इन्वेस्टिगेट करेंगे सारी की सारी एक्टिविटी में, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो भी पर्टिकुलर फाइनेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन्हें लग रहे हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी और रूल ऑफ ऑडिट कमेटी? ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे, उसका अपॉइंटमेंट चेक करेंगे बेटा। फिर ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर का इंडिपेंडेंस जो है उसको रिव्यू और मॉनिटर करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये सही बनाया है या नहीं बनाया है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी मतलब छांटना कि हाँ भाई ये सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन किया है या नहीं किया है। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड रेज टू पब्लिक ऑफर्स एंड रिलेटेड मैटर्स। ओमनीबस अप्रूवल, ध्यान से समझना बेटा, ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है? अगर रिपीटेटिव काइंड ऑफ वर्क है किसी भी कंपनी में तो बार बार आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में ऑडिट कमेटी चाहे तो क्या कर सकती है? ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है। मतलब एक बार आपने परमिशन दे दी, बार बार आपको परमिशन लेने का जरूरत, बार बार आपको अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। क्लियर? सबसे पहले उन्होंने बोला हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बता देंगे कि इसमें ओमनीबस अप्रूवल इतने तक ही काम करेगा। दूसरा, इसका एक टाइम पीरियड बता देंगे कि ये सिर्फ इतने टाइम पीरियड तक ही काम कर सकता है। मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन बता देंगे। क्लियर? अब इन्होंने इस सब चीजों को क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया गया है। ओमनीबस अप्रूवल मैक्सिमम 1 फाइनेंशियल ईयर तक ही एप्लीकेबल होता है। ओमनीबस अप्रूवल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 फाइनेंशियल ईयर। 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको वापस से क्या करना पड़ेगा बेटा? ओमनीबस अप्रूवल लेना पड़ेगा। और किसी भी टाइम पर ओमनीबस अप्रूवल जो है उसका ट्रांजैक्शन जो है वो 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओमनीबस अप्रूवल शैल वर्क फॉर ओनली 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। आया समझ में बेटा? डन। अब उन्होंने क्या समझाया? 1 करोड़ से कम का है तो आपको ओमनीबस अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। डन। नेक्स्ट इज, जो भी आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कमेटी बना रहे हो, उसका कॉम्पोजिशन आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डन। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी बेटा सिर्फ रीडिंग पर्पज से है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज विजिल मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में आता है ये, ठीक है? कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। विजिल मैकेनिज्म ये कहता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी या फिर वो कंपनी जिसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या फिर ऐसी कंपनी जिसने बोरो किया है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ रुपीस से ज्यादा,
इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक विजिल मैकेनिज्म सेटअप करना पड़ेगा जिसमें ये बताया गया है कि डायरेक्टर या एम्प्लॉय को अगर कोई भी गड़बड़, जेन्युइन कंसर्न या फिर ग्रीवियांस है कि कंपनी गलत तरीके से चल रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं, तुरंत विसिल ब्लो करके ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को इंटीमेट कर सकते हैं कि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। डन बेटा। नेक्स्ट इज सेक्शन 178। हमने अभी तक क्या क्या देखा, फटाफट रिवाइज कर रहा हूं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 3, 2, 1 मैक्सिमम 15 से ज्यादा रखने का जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर है। फिर हम शिफ्ट हुए रेगुलेशन 17 पर। उसमें हमने बोर्ड कॉम्पोजिशन देखा, पूरा लिस्टेड एंटिटी के रिलेशन में देखा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 के हिसाब से। नेक्स्ट हम शिफ्ट हुए सेक्शन 165 पर, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हमने देखा। उसके साथ में हमने पढ़ा रेगुलेशन 17A। फिर हम आए बोर्ड कमिटीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ऑडिट कमिटी, सेक्शन 177। सेक्शन 177 क्या कहता है, 10-100-50 हर लिस्टेड कंपनी, हर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर जिसका 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिसने पब्लिक से डिपॉजिट्स या फिर डिबेंचर्स या फिर किसी भी तरीके का लोन बोरोइंग्स करके रखा है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। लिस्टेड एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन 18 के क्लॉजेस फुलफिल करना पड़ेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 178 नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। नाम से क्लियर है बेटा, नॉमिनेशन मतलब कौन हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, केएमपी बनेगा, वो सब हम हमारे पास सारी चीजें मेंटेन करेंगे। और उनको सैलरी कितना बांटने का है, पर्क्स एंड रेम्यूनरेशन कितना देने का है, ये भी कौन देखेगा, रेम्यूनरेशन कमिटी। बच्चों की भाषा में इसे बोला जाता है NRC। सेक्शन 178 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 crore or more, public company having aggregate outstanding loan exceeding 50 crore or more shall have NRC। क्लियर बेटा। अब एनआरसी का काम मैंने आपको बता दिया क्या काम करेगा। अब इसका कॉम्पोजिशन देखिए फटाफट क्या है, 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंबर होना चाहिए, हाफ शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन से रिलेटेड कुछ भी प्रोविजन नहीं है कंपनीज एक्ट में। फिर उन्होंने बोला चेयरपर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, चेयरपर्सन ऑफ एनआरसी और इन एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी शैल अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्लियर है बाबा। फिर काम क्या करेगा वो हमने देख लिया। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करना है, ये कंपनीज एक्ट साइलेंट है इस चीज से रिलेटेड। क्लियर। रेगुलेशन 19 क्या कहता है, मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज मेंबर होना चाहिए, जिसमें से 2/3 मेंबर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चेयरपर्सन शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एजीएम में आना पड़ेगा सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए, साल में एक बार इनको मिलना जरूरी है, और इसका कोरम है 2 और 1/3 whichever is higher with at least 1 independent director। डन बेटा। ऑडिट कमेटी का काम क्या, एनआरसी का काम क्या रहेगा, फंक्शन क्या रहेगा, कुछ नहीं, टैलेंट को अट्रैक्ट करो, रिटेन करो, इसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करो, और इसको केएमपी और डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट का टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते जाओ। डन बेटा, आया समझ में। नेक्स्ट इज सेक्शन 178। ध्यान से समझना, सेक्शन 178 क्या कहता है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। सेक्शन 178 क्या कहता है, हर एक कंपनी जिसके अंदर 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर, या तो डिबेंचर होल्डर, या तो डिपॉजिट होल्डर एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर किसी भी टाइम पर है। बेटा कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा, इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी चल जाएंगे, डिबेंचर होल्डर भी चल जाएंगे, डिपॉजिट होल्डर भी चल जाएंगे। उन्हें किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 1000 से ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा,
SRC बनाना पड़ेगा, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी क्या कहता है कि एक चेयरपर्सन रहेगा और सच अदर मेंबर एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। चेयरपर्सन शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसे एजीएम में आना जरूरी है। क्लियर है? जितना ऑफन जरूरी लग रहा है ये उतना मिलेंगे। रेगुलेशन 20 ऑफ सेबी एलओडीआर क्या कहता है? ये मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर? साल में एक बार मिलना जरूरी है, एजीएम में आना पड़ेगा और कोरम डिफाइंड नहीं है। एसआरसी क्या काम करेगा बेटा? इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर के जितने भी है, सिक्योरिटी होल्डर के जितने भी ग्रीवियांसेस है वो सॉल्व करेगा। टाइम टू टाइम ये देखेगा कि भाई वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर को इफेक्टिव मेजर्स के थ्रू रिव्यू करेगा कि भाई मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। इसके बाद वो देखेगा कि भाई कोरम या अनक्लेम डिविडेंड्स जो भी हैं उसे टाइमली पहुंचाने की कोशिश करेगा कि भाई जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्हें एनुअल रिपोर्ट, नोटिसेस ऑफ द मीटिंग, डिविडेंड वारंट ये मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 177 178। 1 लाख रुपए का पेनल्टी है बेटा ऑफिसर के ऊपर और कंपनी के ऊपर 5 लाख का पेनल्टी है। आपके ऊपर अगर ये कमेटी लग रही है तो बनाइए। डन। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब बेटा ये कमिटीज मैंडेटरी नहीं है, कंपनीज एक्ट में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, बट सेक्शन 177 के हिसाब से वही ये क्या कर देगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम कर देगा। बट लिस्टेड एंटिटी में अलग से आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, ध्यान से बोल रहा हूं फिर से सुनो, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी को क्या करने की जरूरत है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाने की जरूरत है। इसमें मिनिमम 3 मेंबर रहेंगे, जिसमें मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्लियर है बेटा? आया? साल में एक बार ये मिलेंगे। इसकी कोरम रहेगी 1/3 और 2 whichever is higher with at least 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अटेंडेंस। क्लियर बेटा? और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है साल में 2 बार मिलेगी और 2 मीटिंग के बीच में 180 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। डन। अब ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की तरफ ध्यान देगा। ये देखेगा कि मेथोडोलॉजी, प्रोसेस सारी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। रिव्यू करेगा रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी साल में 2 बार और ये देखेगा कि भाई आपने जो भी एक्शन लिए हैं, आपने जो भी डिस्कशन और रिकमेंडेशन लिया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सिस्टमेटिकली काम किया है या नहीं किया है। CSR हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिनका भी बचा हुआ रिवीजन के लिए मैंने सेपरेटली यूट्यूब पर एक लिंक डाल के रखी है, आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ बोर्ड। हमने कमिटी वाला पोर्शन भी खत्म कर दिया। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते, कब से चालू किया था? सेक्शन 149, फिर उसके साथ पढ़ा था रेगुलेशन 17, फिर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के साथ पढ़ा था रेगुलेशन 17A। इसके बाद हम आए ऑडिट कमेटी के ऊपर, ऑडिट कमेटी के साथ हमने पढ़ा रेगुलेशन 18, फिर आए हम एनआरसी के साथ पढ़ा रेगुलेशन 19, फिर आए एसआरसी पे, एसआरसी के साथ पढ़ा हमने रेगुलेशन 20, इसके बाद आए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रेगुलेशन 21। कंपनीज एक्ट में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का कोई सेक्शन अवेलेबल नहीं है। डन। नेक्स्ट इज सेक्शन 179, पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या क्या पावर रहेगा? तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये ए से लेकर एम तक के पावर रहेंगे। पहला, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर। दूसरा, टू ऑथोराइज बायबैक, टू इशू सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, टू बोरो मनी, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, to grant loans or give guarantee or provide security in respect of loan, to approve financial statement and board report, to diversify the business of the company, to approve amalgamation merger, to take over the company, to make political contribution, to appoint or remove KMP and to appoint internal auditor and secretarial auditor। क्लियर बेटा?
मतलब वो ये कह रहा है कि पावर्स ऑफ बोर्ड ये सारे रहेंगे। अब बोर्ड चाहे तो इसे क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है किसी भी प्रिंसिपल ऑफिसर को, मैनेजर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, या फिर कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है बेटा? कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, या तो पैसा बोरो कर सकते हैं, या तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लोन सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? अब वो ये कह रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड के पास ये पावर है, बट बोर्ड अगर इस लिमिट के पार जा रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पहले पास करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? एक सेकेंड में देख लेता हूं। डन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, कि वो कभी भी अपनी कोई भी अंडरटेकिंग नहीं बेच सकता है, ना ही लीज पे दे सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना ही बंद कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज वो दूसरे की सिक्योरिटीज में ट्रस्ट के तौर पर मर्जर अमलगमेशन के टाइम पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। वो एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, याद आ रहा है 60% ऑफ पीएससी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ पीएससी एफआर एंड एसपीए से ज्यादा बोरो नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसी भी डायरेक्टर का डेट रेमिट नहीं कर सकता या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, कंपनी कोई भी ब्लैंकेट रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती है। क्लियर है कि भाई हम एक बार में परमिशन दे रहे हैं, आप जितना पैसा बोरो करना चाहते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हो, नॉट एट ऑल अलाउड। कंपनी कभी भी बोरोइंग से रिलेटेड ब्लैंकेट रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकती है। डन? आया बेटा समझ में? ठीक। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड, सेक्शन 181, 182, 183 अपन साथ में पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड सेक्शन 181 क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स। क्लियर है? बट अगर वो किसी भी टाइम पर 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उन्हें जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है? प्रायर परमिशन लगेगी जनरल मीटिंग में अगर 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट से ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डन? नेक्स्ट इज सेक्शन 182, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन चल रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है। चालू करते हैं अपन। प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। दो है बेटा, उन्होंने बोला कुछ तो कर ही नहीं कर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे तो उनके ऊपर भी हम क्या लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट सर्टेन कंपनीज टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पहला उन्होंने बोला गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा ऐसी कंपनी जिसको बने हुए जुम्मे 3 साल हुए हैं। द कंपनी विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर, इन्हें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना अलाउड ही नहीं है। और रेस्ट्रिक्शन क्या कहता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड कंपनी इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रही है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी को बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको शो करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L अकाउंट में शो करना पड़ेगा कि हमने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है। क्लियर? ये सिर्फ अकाउंट पे चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम
के थ्रू ही हो सकता है। ये कभी भी कैश में पे नहीं किया जा सकता है। जाके डायरेक्ट नोट गिना दिया, ऐसा अलाउड नहीं है। डन? आया बेटा समझ में? डन? अब आप या तो डायरेक्टली दे दीजिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, या फिर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते हो। अगर सेक्शन 182 का कंप्लायंस नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 5 times द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है उसको जेल हो सकती है 6 महीने तक की, और फाइन लगेगा 5 times द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड। आप जितना पैसा चाहो नेशनल डिफेंस फंड या प्राइम मिनिस्टर की कोई भी स्कीम है उसमें क्या कर सकते हो, फंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में शो कर सकते हो। बट जितना भी पैसा आप नेशनल डिफेंस फंड में डाल रहे हो आपको क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। आया समझ में? नेक्स्ट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। क्या कहता है ये कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। सिंपल सा पढ़ा चुका हूं मैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट लोन, एडवांसमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कितना ओवरऑल लिमिट है 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज मोर। क्लियर? या तो 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो भी ज्यादा है उतना क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा डाला जा सकता। इंटर कॉर्पोरेट लोन, एडवांसमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी कंपनी दे सकती है। नेक्स्ट इज लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। क्या कहता है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है मैक्सिमम 2 लेयर्स तक। कंपनी कभी भी 2 लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पैसा नहीं लगा सकती है। बाय 2 लेयर्स मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए ए नाम की कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है बी, तो बेटा ये हो गया लेयर 1, मतलब ए में भी पैसा लगा दो और बी में भी पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी जो है वो क्या है, सी में पैसा लगा के रखी हुई है, 51 इन्वेस्ट करके रखी है, तो उन्होंने बोला ये लेयर 2 है। बट सब्सिडरी की सब्सिडरी अलाउड नहीं है। क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली ए जो है वो 2 लेयर तक पैसा लगा सकती है, वो 3 लेयर तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। आया बेटा समझ में? डन? अब उन्होंने ये समझाया कि प्रोसीजर इन्वॉल्व इन मेकिंग लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी 60%, 100%, विच एवर इज मोर। लिमिट समझा दी बेटा मैंने आपको, या तो 60% या तो 100%। फिर उन्होंने बोला अगर इससे ऊपर जाने का है तो दे ही नहीं सकते, दे सकते हो, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डन? इसके बाद उन्होंने समझाया कि आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी कितना लेकर रखा हुआ है। क्लियर? इसके बाद उन्होंने समझाया कि अगर कंपनी ने कहीं से लोन लेकर रखा हुआ है और कंपनी ने उसमें डिफॉल्ट किया हुआ है पहले कभी, तो फिर आपको उस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से भी क्या करना पड़ेगा, एनओसी लाना पड़ेगा या अप्रूवल लेना पड़ेगा रिगार्डिंग इंटर कॉर्पोरेट लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी। क्लियर है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किसी भी टाइम पर आरबीआई या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रेट से कम नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। अगर कंपनी ने डिपॉजिट का कोई भी डिफॉल्ट करके रखा हुआ है तो कंपनी कभी भी ये डिफॉल्ट जब तक सही नहीं कर देती है, जब तक इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांसमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर सकती है। रजिस्टर आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज ऑर्डर में इन फॉर्म MBP2 और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ेगा जो कि ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए। डन आया। नेक्स्ट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186। इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जिसका मेन काम ही क्या है बेटा, इंटर कॉर्पोरेट लोन एडवांसमेंट गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। जिनका बिजनेस ही किसका है, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस का काम है, उनके अलावा ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। IFSC कंपनी को भी ये फॉलो करने का जरूरत नहीं है। अब कंपनी जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगी वो अपने नाम से करेगी, किसी भी डायरेक्टर के नाम पर ये नहीं किया जाएगा या किसी भी पर्सन के नाम पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट या फिर ट्रस्ट के तौर पर ये होल्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज अगर कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके लिए फॉर्म है फॉर्म MBP3। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। समझना बेटा, सेक्शन 188 read with regulation 23 of SEBI LODR in case of listed company. Section 188 of Companies Act 2013 deals with related party transaction. सर related party transaction होता क्या है समझिए, बहुत सिंपल सा है। आपको कंपनीज एक्ट सिंपल सा प्रोविजन बता रहा है कि अगर आप किसी अनजान इंसान के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वन हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, आर्म लेंथ। तो वैसा ही आर्म लेंथ मतलब क्या होता है बेटा कि हम उसको वही रेट दे रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं उतना ही दे रहे हैं, मतलब उससे जितनी दूरी बना के रखी हुई है उतना ही आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन आपको किसके पास रखना पड़ेगा, रिलेटिव के साथ में। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी आप अपने रिलेटिव के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, और रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसे RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 76 रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करता है कि कंपनी के केस में डायरेक्टर या उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है, KMP या फिर उसका रिलेटिव रिलेटेड पार्टी है, फर्म जिसमें आपकी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, प्राइवेट कंपनी जिसमें आपका डायरेक्टर या मैनेजर या रिलेटिव क्या है, मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, आप उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर क्या है 2% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस कंपनी में मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके डायरेक्टर या मैनेजर कर रहे हैं। डन। तो ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। अब रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे, तो उन्होंने बोला फादर मदर सन, स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप सन, son's wife, daughter, daughter's husband, brother और sister, including step brother and step sister। तो ये सब के साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये किसकी डेफिनेशन में आएंगे, रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। क्लियर। अब बेटा हर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप उनसे चम्मच पानी मांग के ला रहे हो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग एनी प्रॉपर्टी, leasing of property of any kind, availing or rendering of any services, appointment of any agent for sale or purchase of goods, material, services or property, या फिर related party appointment to any office or place of profit in associate or subsidiary company, या फिर अंडरराइटर आपकी कंपनी का जिसने गारंटी लिया है कि मैं आपके शेयर्स बिकवा दूंगा। ये सारे के सारे लोग क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माने
जाएंगे। क्लियर है? अब वो क्या बोल रहे हैं, मेंटेन योर आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म लेंथ मतलब उतनी दूरी जितनी आप एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ मेंटेन कर रहे हो उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेटेड पार्टी के साथ मेंटेन करना पड़ेगा। डन बेटा? आया? अब जो भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को बताना पड़ेगा, बोर्ड उसको कंसीडर करेगा और जो भी पर्सन इंक्लूडेड है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में उसको वोट देने का उस पर्टिकुलर मैटर में अलाउड नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? अब उन्होंने बोला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जा रहा है, सेल एंड परचेज है तो 10% ऑफ एनुअल टर्नओवर या ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसकी इससे ऊपर जा रही है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब जो भी रिलेटेड पार्टी है वो उस रेजोल्यूशन पर वोट नहीं दे सकता है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेक्शन 188 एप्लीकेबल नहीं है, आईएफएससी कंपनी के ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। अब आप जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करोगे या कॉन्ट्रैक्टर या अरेंजमेंट करोगे उसका डिक्लेरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर आपको बोर्ड रिपोर्ट में देना पड़ेगा इन फॉर्म AOC2 में। क्लियर है बाबा? आया समझ में? डन। लिस्टेड कंपनी के केस में अगर आपने सेक्शन 188 फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी है 25 लाख रुपए की और दूसरी कंपनी के केस में आपके ऊपर पेनल्टी है 5 लाख रुपए की। इसी के साथ आपका एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अगर आपको कुछ भी डाउट है बेटा, फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज इन कमेंट बॉक्स या फिर आप मुझे इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।